नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी के साथ नाश्ते पर जुटे 15 विपक्षी दल। पेगासस और महंगाई के मुद्दे पर संसद तक निकाला साइकिल मार्च। लंबे इंतजार के बाद सीबीएसई ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट। 99.04% विद्यार्थी पास, 14वें नंबर पर दिल्ली रीजन। देश की 24 यूनिवर्सिटीज को यूजीसी ने घोषित किया फर्जी। इस लिस्ट में दिल्ली के कॉलेज भी शामिल। कोरोना को लेकर एक्सपर्ट्स ने दी राहत भरी खबर। विशेषज्ञों का दावा, कोरोना की तीसरी लहर दूसरी से होगी कम घातक। दिल्ली सरकार ने स्पा मसाज सेंटर के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। बंद कमरे में स्पा और मसाज पर पाबंदी। संसद के मानसून सत्र में पेगासस जासूसी का मामला और महंगाई का मुद्दा छाया हुआ है। मंगलवार की सुबह विपक्षी दल के नेताओं ने राहुल गांधी के साथ नाश्ते पर चर्चा की। इसके बाद सभी नेता साइकिल मार्च निकालकर संसद तक पहुंचे। पूरी रिपोर्ट देखें। संसद के मॉनसून सत्र में पेगासस जासूसी मामले को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। कांग्रेस की अगुवाई में कई विपक्षी पार्टियां इस मसले पर चर्चा चाहती हैं। विपक्षी एकता को दिखाते हुए मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता साइकिल पर सवार होकर संसद तक पहुंचे। विपक्षी एकता को मजबूती देने के लिए इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सियासी दलों को नाश्ते पर बुलाया था। राहुल गांधी के न्योते पर करीब 15 विपक्षी दलों के नेता नाश्ते पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिले। बैठक में राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी, शिवसेना के नेता संजय राउत, राजद के मनोज झा और कई अन्य दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में पेगासस जासूसी मामले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर सरकार को घेरने और दबाव बनाने की रणनीति पर चर्चा की। The single most important thing in my view is that we unite this voice. The more this voice unites, the more powerful this voice will become and the more difficult it will become for the BJP to suppress it and the RSS to suppress it. We of course have slightly different perspectives on the world. We come from different states, we come from different ideas. But I think we should develop a foundation of unity. And then within that foundation of unity, we can have a few discussions and few arguments where we disagree with each other. But I think it is important that now we start to come up with the principles of the foundation of this unity. Finally, Kharge ji mentioned something which is, I don't know if many of you would like to do it or not, and it's completely up to you. I thought that as far as the fuel crisis is concerned, the people of India are struggling. They are struggling with the amount of money they have to pay for their cars. So I thought symbolically, if we go from here to Parliament on cycles, it would have an interesting impact. It would have a media impact as well, and people would see that the opposition feels the pain of the fuel price. इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्षी पार्टियां आपस में बहस कर सकती हैं। पेट्रोल डीजल के मसले पर हम सभी को आवाज उठानी चाहिए। हम यहां से संसद तक साइकिल मार्च कर सकते हैं। उधर बैठक के बाद राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं के साथ साइकिल से संसद तक गए। इस दौरान राहुल गांधी के साथ विपक्ष के तमाम नेता पोस्टर बैनर के साथ साइकिलों पर सवार होकर सरकार का विरोध करते नजर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं के साथ नाश्ते पर बैठक ऐसे समय में की है जब पेगासस और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है। 19 सत्र से मॉनसून सत्र शुरू हुआ था, लेकिन अब तक दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर पहले चर्चा कराने के लिए सरकार के तैयार होने के बाद ही संसद में गतिरोध खत्म होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए शुक्रवार को लोकसभा में कहा था कि ये कोई मुद्दा है ही नहीं।
सरकार के इस जवाब पर विपक्ष में खासा गुस्सा देखने को मिला, जिसके बाद राहुल गांधी के साथ मिलकर तमाम विपक्षी नेताओं ने सरकार को घेरने की ये रणनीति बनाई है। दिल्ली से मोहम्मद इरफान के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। सीबीएसई के 10वीं के विद्यार्थियों के लिए मंगलवार का दिन खुशियां लेकर आया। जी हां, काफी दिनों से इंतजार चल रहा था। सीबीएसई ने 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। 99.04% विद्यार्थी इसमें पास हुए हैं। कोविड-19 के कारण परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी और अब परिणाम आ गया है। पूरी रिपोर्ट देखें। लंबे इंतजार के बाद सीबीएसई 10वीं के लाखों छात्रों का रिजल्ट के लिए इंतजार खत्म हो गया है। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें 99.04% स्टूडेंट पास हुए हैं। इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है। पास होने वाले लड़कों के मुकाबले लड़कियों का परसेंट 0.35% ज्यादा रहा। सीबीएसई के मुताबिक 57,824 स्टूडेंट्स को 95% से ज्यादा मार्क्स मिले। वहीं 2 लाख छात्रों का स्कोर 90 से 95% के बीच रहा। 10वीं की परीक्षा के लिए कुल 21,13,767 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था। इनमें से 20,97,128 स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी किया गया है। वहीं 16,639 स्टूडेंट का रिजल्ट अभी तैयार नहीं हुआ है। इनका रिजल्ट जारी करने की तारीख बाद में बताई जाएगी। रीजन वाइज देखें तो 99.99% रिजल्ट के साथ त्रिवेंद्रम रीजन टॉप पर रहा। अजमेर रीजन 99.88% रिजल्ट के साथ 5वें नंबर पर, जबकि भोपाल रीजन 99.47% के साथ 9वें नंबर पर रहा। वहीं राजधानी दिल्ली इस लिस्ट में 14वें नंबर पर रही। छात्र सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbseresults.nic.in के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डिजीलॉकर और एसएमएस के जरिए भी रिजल्ट देख सकते हैं। कोरोना के चलते परीक्षा करवाए बिना ही इंटरनल असेसमेंट और रिजल्ट घोषित करने की वजह से मेरिट लिस्ट इस बार भी जारी नहीं की गई है। इस साल कोरोना के चलते 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद बोर्ड ने इंटरनल असेसमेंट स्कीम के आधार पर ही रिजल्ट जारी करने का फैसला लिया था। ऐसे में इस साल भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई। वहीं रिजल्ट से असंतुष्ट स्टूडेंट को दोबारा परीक्षा देने का भी मौका दिया जाएगा। इस साल स्टूडेंट को डिजीलॉकर के जरिए ही डिजिटल मार्कशीट दी जाएगी। इसे digilokar.gov.in से डाउनलोड करना होगा। बोर्ड की तरफ से स्टूडेंट्स को डिजीलॉकर क्रेडेंशियल्स एसएमएस के जरिए दिए गए हैं। इसका इस्तेमाल कर वे अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। देश में फर्जी शिक्षण संस्थानों का जाल फैला हुआ है। यूजीसी ने जांच करते हुए 24 संस्थानों को फर्जित घोषित किया है। इसमें से दिल्ली के भी कई संस्थान शामिल हैं। आप पूरी रिपोर्ट देखें। देश में फर्जी शिक्षण संस्थानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यूजीसी ने 24 संस्थानों को फर्जी घोषित कर दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को लोकसभा में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 यूनिवर्सिटी को मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है, जिनकी जांच चल रही है। आपको बता दें कि यूजीसी ने जिन 24 यूनिवर्सिटी को फर्जी घोषित किया है, उनमें उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक 8 यूनिवर्सिटी शामिल है, जिनमें वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, महिला ग्राम विद्यापीठ इलाहाबाद, गांधी हिंदी विद्यापीठ इलाहाबाद, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी कानपुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय अलीगढ़, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय मथुरा, महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय प्रतापगढ़, इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद नोएडा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर भी ऐसे संस्थानों से मुक्त नहीं है। यहाँ भी 7 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो फर्जी हैं और यूजीसी के मानक नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। कॉमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, व्यवसायिक विश्वविद्यालय, एडीआर केंद्रित न्यायिक विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान और इंजीनियरिंग संस्थान, विश्वकर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय,
फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट में पश्चिम बंगाल और ओडिशा की 2-2 यूनिवर्सिटी का नाम शामिल है। इतना ही नहीं, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और महाराष्ट्र में एक फर्जी विश्वविद्यालय है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि यूजीसी ने गैर मान्यता प्राप्त और फर्जी यूनिवर्सिटियों की सूची अंग्रेजी और हिंदी के राष्ट्रीय अखबारों में छापी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। देश के कुछ हिस्सों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसको लेकर तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इस बीच विशेषज्ञों ने राहत भरी खबर दी है। उनका कहना है कि दूसरी लहर में जितना घातक था कोरोना, तीसरी लहर में वैसा नहीं होगा। पूरी रिपोर्ट देखें। देश के कुछ हिस्सों में कोरोना के मामले बढ़ने के कारण तीसरी लहर की आशंका जताई जाने लगी है। दिल्ली में भी संक्रमण दर 0.06% से बढ़कर 0.12% हो गई है। इसे तीसरी लहर की आहट समझा जा रहा है। हालांकि देश पर मंडरा रहे तीसरी लहर के खतरे के बीच कोरोना एक्सपर्ट्स डॉक्टर ने एक राहत भरी खबर भी दी है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि तीसरी लहर आने की आशंका तो है, लेकिन ये दूसरी लहर की तरह ज्यादा घातक नहीं होगी। खासतौर पर दिल्ली में तीसरी लहर का असर दूसरी लहर की तुलना में कम हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में करीब 3/4 लोग संक्रमित हो चुके हैं और इस वक्त पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बने डेल्टा वायरस का कहर भी यहाँ के लोग झेल चुके हैं। फिर भी सतर्कता और बचाव के नियमों का पालन जरूरी है। डॉक्टर्स कहते हैं अस्पतालों में इलाज की तैयारियों के साथ साथ टीके की दूसरी डोज देने पर भी जोर देना होगा। कई शोधों में ये बात साबित हो चुकी है कि टीके की दोनों डोज लेने के बाद गंभीर संक्रमण होने का खतरा नहीं रहता। कोरोना पर एंटागी यानी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के कार्य समिति के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा है कि दिल्ली और इसके आसपास के इलाके में करीब 75% लोग संक्रमित हो चुके हैं। उनमें कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी हैं। डेल्टा प्लस को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी डेल्टा प्लस के मामले दुनिया में कहीं नहीं आ रहे हैं। यूरोप, उत्तरी अमेरिका सहित अभी जहां भी कोरोना के मामले बढ़े हैं, हर जगह डेल्टा वायरस का संक्रमण फैला है। जिन इलाकों में पहले बहुत ज्यादा लोग संक्रमित नहीं हुए, वहां पर मामले बढ़ सकते हैं। इस पर 2 सप्ताह तक नजर रखने की जरूरत है। 2 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट होगी। दिल्ली के सीरो सर्वे और वैक्सीनेशन के आंकड़ों के बेस पर किए हैं। पहली लहर की तुलना में दिल्ली में दूसरी लहर में 124% अधिक लोग संक्रमित हुए। महाराष्ट्र में 180% और केरल में 200% से अधिक मामले बढ़े। इसका कारण यह है कि दूसरी लहर से पहले भी दिल्ली में 56% लोग सीरो सर्वे में पॉजिटिव थे। दूसरी लहर के बाद सीरो पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ चुकी है, इसीलिए तीसरी लहर का असर हल्का रहने की संभावना है। वहीं दिल्ली में 18 से अधिक उम्र की करीब 25% आबादी को कम से कम 1 डोज और 18.23% आबादी को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। दोनों डोज लगने के बाद ज्यादातर लोगों को गंभीर संक्रमण नहीं होता, इसीलिए टीके की दूसरी डोज देने पर जोर देना होगा ताकि आधी आबादी का संपूर्ण टीकाकरण जल्द संभव हो सके। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली के स्पा और मसाज सेंटर में चल रही गड़बड़ियों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के तहत अब बंद कमरे में स्पा और मसाज का काम नहीं किया जाएगा। पूरी रिपोर्ट देखें। राजधानी में अब स्पा और मसाज सेंटर चलाने वालों को नए और सख्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। दिल्ली महिला आयोग द्वारा ऐसे सेंटर्स पर अनियमितताओं और यौन शोषण का मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइंस में इससे जुड़े सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया। दिल्ली महिला आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया था। नई गाइडलाइन में स्पा और मसाज सेंटरों में यौन शोषण और तस्करी रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए निर्धारित दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक स्पा या मसाज सेंटर के परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की यौन गतिविधियां करना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।
पुरुषों की मालिश के लिए सिर्फ पुरुष और महिलाओं की मालिश के लिए केवल महिला कर्मी की ही अनुमति होगी। पुरुष और महिला स्पा सेंटर में अलग अलग प्रवेश करने की व्यवस्था करनी होगी। बंद कमरों में स्पा व मसाज सेवा देने की अनुमति नहीं मिलेगी। इन केंद्रों को ग्राहक से आईडी कार्ड लेना अनिवार्य होगा। फोन नंबर और आईडी प्रूफ दर्ज करना अनिवार्य होगा। मसाज केंद्रों के लिए जरूरी दिशा निर्देश। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। केंद्र का नाम, लाइसेंस का विवरण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा। महिला पुरुष बिस्तरों की संख्या, कर्मचारियों का विवरण लिखना होगा। प्रत्येक कमरे में प्रकाश की समुचित व्यवस्था जरूरी। पुरुषों व महिलाओं के लिए अलग अलग चेंजिंग रूम। फिजियोथेरेपी या व्यावसायिक चिकित्सा में डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य। कर्मचारियों की आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर होगी। कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिए। ग्राहकों के लिए हेल्पलाइन 112 और 181 भी अंकित करना होगा। मसाज और स्पा केंद्रों में रिकॉर्डिंग सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरे प्रवेश द्वार, स्वागत कक्ष में लगाए जाएंगे। रिकॉर्डिंग कम से कम 3 महीने तक सुरक्षित रखनी होगी। 10 से अधिक कर्मचारी वाले केंद्र पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति बनानी होगी। दरअसल 10 अक्टूबर 2019 को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने उपराज्यपाल को एक पत्र लिखा था, जिसमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में स्पा या मसाज सेंटर में कामकाज से संबंधित कई मुद्दों को उठाया गया था। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने स्पा सेंटर में काम करने वाली लड़कियों या महिलाओं के यौन शोषण और इन सेंटर्स में वेश्यावृत्ति की गतिविधियों को चलाने के बारे में जानकारी दी। साथ ही इसकी रोकथाम के लिए कुछ उपाय करने के सुझाव भी दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।